नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल में 19 साल की दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। लड़की बोल और सुन नहीं पाती है। आरोपी एक सरकारी अस्पताल में ड्राइवर है और उसने सरकारी जीप से ही लड़की को अगवा किया था। दुष्कर्म के बाद वह आरोपी पीड़ित को हनुमानगंज इलाके में छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने लोगों की मदद से उसे पकड़वाया और पुलिस के हवाले करवा दिया। कोलार थाने के टीआई सुधीर अर्जरिया ने बताया कि 19 साल की लड़की को मंगलवार शाम को बीमाकुंज इलाके से अगवा किया गया था। उसके पति ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। बुधवार दोपहर हनुमानगंज पुलिस ने लड़की के बरामद होने की जानकारी दी। इस मामले में शाहजहानाबाद निवासी 53 साल के मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव नतीजे घोषित होने के दूसरे दिन बुधवार को दोनों पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पोलिंगों पर हार व जीत के अंतर की वजह जानने में लगे रहे। दोनों विधानसभा सीटों के नतीजों से साफ है कि इस चुनाव में स्टार प्रचारक बेअसर रहे। पार्टी के बड़े नेताओं ने जहां सभा की वहां की पोलिंग पर अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चर्च में सभा ली। यहाँ की दोनों पोलिंग पर भाजपा पीछे और बसपा आगे रही, जबकि चर्च क्षेत्र की बिलोआ की 2 में से एक पर बसपा व दूसरी पर कांग्रेस, मेहदेवा में बसपा, बागलोन व मेहलोनी में कांग्रेस आगे रही। यानी सभा स्थल व आसपास की पोलिंग पर भाजपा स्टार प्रचारकों का जादू नहीं चला। बंसी ट्रेड सेंटर में दूसरी मंजिल स्थित एक एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर में निगम प्रशासन ने छापा मारा। ये लोग नगर निगम, जिला प्रशासन व नगर और ग्राम निवेश विभाग में होने वाले कार्यों की दलाली में लिप्त थे। शुभम नामक कियोस्क संचालक के यहां से टीम को भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले हैं। यहां से सरकारी विभागों के आदेश के साथ ही सरकारी विभागों की अनापत्ति भी सिस्टम पर टाइप की हुई मिली है। करवा चौथ के बाद एक बार फिर धनतेरस पर कारोबारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त होने के चलते धनतेरस पर अच्छी ग्राहकी की उम्मीद में कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान सजा लिए हैं। बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलर्स सहित अन्य सेक्टरों में 70 लाख रुपए के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि व्यापारी कोरोना संक्रमण के कारण मंदी की मार झेल रहे थे, लेकिन दीपावली के त्योहार के चलते फिर से बाजार में रौनक लौटने लगी है। धान के भाव में आई बढ़त के चलते करवा चौथ और पुष्य नक्षत्र के बाद अब गुरुवार को धनतेरस के अवसर पर भी कारोबारियों को अच्छे कारोबार की आस है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली गोहद विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। इसके पीछे एक और जहां आम मतदाताओं के मन में रणवीर के प्रति नाराजगी दिखाई दी है, वहीं दूसरा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भी रणवीर को पूरी तरह से पार्टी में स्वीकार न कर पाना नजर आ रहा है। यही वजह रही है कि 2 साल पहले वर्ष 2018 के आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 23,989 वोट से रिकॉर्ड जीत दर्ज कराने वाले रणवीर को इस उपचुनाव 2020 भाजपा के टिकट पर अपनी पोलिंग पर हार का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी पोलिंग क्रमांक 110 पर 119 वोट मिले। मेवाराम को 271 वोट मिले। उपचुनाव में हुई हार की समीक्षा बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि मैं हार के बाद मध्य प्रदेश छोड़ दूंगा, तो वे सुन ले, हम 2023 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक है, जिसमें पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, मैंने 1 मई 2018 को जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार संभाला था, मेरे सामने संगठन को मजबूत करने की चुनौती थी, सामने चुनाव थे। 2000 वर्ग फीट तक की फायर एनओसी के लिए नगर निगम को 2000 रुपए देने होंगे। फायर ब्रिगेड, इससे जुड़े दूसरे यंत्र, सुझाव, प्रमाण पत्र, लेक्चर, डेमो और फायर रिपोर्ट जारी करने के लिए भी दरें निर्धारित कर दी गई है। फायर एनओसी जारी करने के लिए अपर आयुक्त शाश्वत मीणा को अधिकृत किया गया है। इसके आदेश निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलासानी ने बुधवार को जारी किए। फायर एनओसी फायर इंजीनियर या आर्किटेक्ट की ओर से बनाए गए नक्शे पर फायर ऑफिसर की स्वीकृति के बाद जारी की जाएगी। वैधता 1 साल की होगी। अभी तक महिलाएं ही महिला आयोग पहुंचकर सहायता मांगती थी, लेकिन पहली बार किसी पुरुष ने आयोग पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। उसका आरोप है कि पत्नी ने शादी से पहले ज्यादती के केस में फंसाया, शादी के बाद दहेज प्रताड़ना का प्रकरण लगा दिया। उसने कहा कि वह पत्नी के द्वारा की जा रही शिकायतों से परेशान हो गया है। यदि किसी तरह की मदद नहीं मिली तो वह आत्महत्या कर लेगा। मामले में आयोग के सदस्य सचिव ने उसकी बातों को सुना। उन्होंने पुरुष को कानूनी सलाह देते हुए जिला विधिक प्राधिकरण में आवेदन देने का सुझाव दिया। सदस्य सचिव का कहना था कि पुरुष इतने डिप्रेशन में है कि यदि उसकी बातों को नहीं सुना जाता तो वह कुछ भी कर सकता था। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।
भारत में पहली बार इंदौर के रेडीमेड व्यापारियों ने ग्राहकों को दुकानों तक लाने के लिए एक कॉल सेंटर शुरू किया है। खजूरी बाजार से सटे रेडीमेड व्यापारियों द्वारा कॉल सेंटर के जरिए दीपावली तक 2.5 लाख से ज्यादा ग्राहकों को फोन कर दुकान पर बुलाने की कवायद हो रही है। अभी तक ऐसा केवल मल्टीनेशनल कंपनियां ही करती थी। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने कोरोना काल की मंदी से उबरने के लिए यह तरीका निकाला है। एसोसिएशन ने अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क कर उन्हें दुकान बुलाने और खरीदी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक कॉल सेंटर एजेंसी को प्रोजेक्ट सौंपा। विधानसभा उपचुनाव निपटने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी है। इसके लिए नगरीय प्रशासन ने प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। 295 निकायों में वार्ड आरक्षण भी पूरा हो चुका है। बाकी 49 निकायों में भी जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। वार्ड आरक्षण के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश के पुराने 378 निकायों में से 315 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इनमें दिसंबर जनवरी में चुनाव संभावित है। वहीं नई बनी 29 नगर परिषदों में भी चुनाव कराए जाएंगे। कुल मिलाकर 344 निकायों में चुनाव होना है। इनमें से 322 निकायों ने वार्ड आरक्षण कर प्रस्ताव संचालनालय को भेज दिए थे। प्रदेश में कोयला खदानों के आवंटन के बाद राज्य सरकार को 1700 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलने लगेगा। प्रदेश के कोल ब्लॉक की नीलामी के साथ ही राज्य में अंबानी ग्रुप के बाद अब अडानी ग्रुप भी कोयला खदानों में काम करेगा। सिंगरौली की खदान से 586 मिलियन टन कोयला साल भर में निकलेगा। इससे सालाना राजस्व के रूप में ही शासन को 398 करोड़ रुपए की राजस्व कमाई होने लगेगी। केंद्रीय कोयला मंत्रालय से प्रदेश के 7 कोल ब्लॉक की नीलामी हुई है। इसमें सिंगरौली के धिरोली कोल खान को अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा प्रदेश को 12.5% राजस्व की बोली लगाकर लिया है। अडानी ग्रुप की स्ट्रेटाटेक मिनरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड कोल खदान चलाएगी। भोपाल में जिन स्थानों पर जमीन का अधिग्रहण होगा वहां प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने की संभावना कम रहेगी। कलेक्टर गाइडलाइन के संबंध में 31 दिसंबर तक उप पंजीयक द्वारा उप जिला मूल्यांकन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर गाइडलाइन के प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को भेजे जाएंगे। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब भवन की निर्माण की लागत को देखते हुए इस वर्ष की कलेक्टर गाइडलाइन में प्लॉट की दरें निर्धारित होंगी। हाल में निर्माण लागत, आरसीसी सहित अन्य तरह के निर्माण की दर अलग से तय की गई थी। रजिस्ट्री शुल्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दीपावली से पहले ही शहर में मौसम के तेवर ज्यादा ठंडे होने लगे हैं। रात के बाद अब दिन में भी ठंडक होने लगी है। बुधवार को दिन का तापमान 27.8 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 2.4 डिग्री कम रहा। बुधवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। सुबह से शाम तक धुंध छाई रही। सुबह धुंध इतनी थी कि सुबह 6:30 बजे से सुबह 9 बजे विजिबिलिटी सिर्फ 1500 मीटर रही। शाम 5:30 बजे के बाद यह 2500 मीटर हो सकी। मंगलवार के मुकाबले बुधवार का दिन के तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट हुई। दिन में धूप भी नहीं निकली। राजवाड़ा के जीर्णोद्वार में 8 महीने से अटके काम में अब तेजी आएगी। चेन्नई आईआईटी से आए वुडन एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण मेनन ने पूरे स्ट्रक्चर को देखा। इस दौरान स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने स्ट्रक्चर के अगले और पिछले भाग के बीच में आई दरार को लेकर सवाल किए तो खुलासा हुआ कि स्ट्रक्चर दोनों तरफ से झुक रहा है। इसे रोकने के लिए बीच के स्ट्रक्चर से दोनों स्ट्रक्चर को नट बोल्ट से कसा जाएगा। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि डॉक्टर मेनन मार्च में ही आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनका आना टलता गया। पिछले दिनों उन्हें विशेष रूप से आने के लिए कहा गया ताकि शहर की शान राजवाड़ा के सामने सालों से लगा लोहे का जाल हटे और राजवाड़ा पुराने स्वरूप में शहर को वापस मिले। कोरोना की चपेट में आए मरीज यूं तो हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ को इसके बाद भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मरीजों के लिए राहत की बात यह है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन सेंटर में पोस्ट कोविड क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। यहां आने वाले मरीज दवाइयों के बजाय एक्सरसाइज की मदद से स्वस्थ हो रहे हैं। क्लिनिक अभी हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जा रही है। क्लिनिक में आने वाले मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके बाद रजिस्टर्ड मरीजों को हफ्ते 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को बुलाकर एक्सरसाइज कराई जाती है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव में 19 सीटों पर जीत मिलने से भाजपा सरकार का कद बढ़ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे पहली चुनौती होगी कैबिनेट का विस्तार। कांग्रेस से भाजपा में आए 3 मंत्रियों के चुनाव हारने के बाद अब मंत्रिमंडल में 4 और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। एक जगह पहले से खाली थी, लेकिन इन 4 जगहों के लिए 7 से ज्यादा विधायक दावा कर रहे हैं। एक को भी मनाने के लिए शिवराज को कड़ी मेहनत करनी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।